Rahim, dear students of class first year, Federal Board, National Book Foundation. आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, ये पीछे आपने पढ़ा हुआ है, 9th में थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि रोटेशनल मोशन क्या है कि टर्निंग या स्पिनिंग ऑफ अ मोशन अबाउट एन एक्सिस। जब कोई बॉडी किसी एक एक्सिस के गिर्द गोल दायरे में घूमती है तो वो जो है रोटेशनल मोशन कहलाती है उसकी, या फिर वो सर्कुलर मोशन बगैर किसी उसके घूमेगी। लेकिन रोटेशनल मोशन कहते हैं कि अगर कोई बॉडी एक गोल दायरे में घूमती है किसी एक्सिस के गिर्द तो वो रोटेशनल मोशन कहलाती है। नेक्स्ट वन देखें, फर्स्ट हमारा टॉपिक है रोटेशनल काइनेमेटिक्स। रोटेशनल काइनेमेटिक्स क्या है कि ये इसमें हम जो है वो ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें कि वो डील करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ। कि जब गोल दायरे में बॉडीज घूम रही होती हैं, फोर्स को नहीं लेके जाना, चूंकि काइनेमेटिक्स है वो डायनामिक्स हो जाएगा। सो विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, बगैर किसी उसके टॉर्क वगैरह के नहीं, लेकिन अगर बॉडी घूम रही है तो उसके बारे में जिसमें पढ़ा जाएगा वो रोटेशनल काइनेमेटिक्स कहलाता है। फर्स्ट वन इसकी हेडिंग देखें, एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन क्या होती है? ये बेसिकली द एंगल थ्रू विच पोजीशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड। कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट गोल दायरे में घूम रहा होता है तो थीटा एक एंगल होता है जिससे हम जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजीशन को जो है वो डिस्प्ले करते हैं, जाहिर करते हैं, उसको जो है ना वो एंगुलर पोजीशन, ठीक है, विद रेफरेंस, किसी भी रेफरेंस के हिसाब से, ठीक है, वो थीटा की जो पोजीशन होगी वो उसकी एंगुलर पोजीशन होती है। अब सपोज करें कि ये एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है कोई ऑब्जेक्ट, ये इसका ओ है, ठीक है। हम जो है वो एक रेफरेंस यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस जो है वो पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई, ये सारे हम उसके ड्रॉ कर लेते हैं। ये उसका हो जाएगा एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स, ये वाई, और इस तरफ उसका हो जाएगा वाई एक्सिस का नेगेटिव। अब वो कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि वो किसी ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से जो गोल दायरे में मूव कर रहा है, हम उसका ए पोजीशन ले लेते हैं, यहाँ पे ए, ये ए पोजीशन है। हमने इसके डायमीटर्स ड्रॉ किए ताकि हमारे पास जो है वो कोई उसकी कोई पोजीशन जो है हम उसको जो है वो रेफरेंस, एक सर्टेन रेफरेंस जो है वो हमने इसका बना लिया एक्स एक्सिस का। अब ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये मूव कर रहा है इस तरह, ये उसका रेडियस आर है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में है तो ये हर तरफ से सेम होगा। और ये जो इसका सेगमेंट है, ये इसने टोटल फासला तय किया है जिसे एस कहते हैं, जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है फ्रॉम ए टू, और ये जो है एंगल थीटा है। ये जो थीटा है यही उसकी एंगुलर पोजीशन है। असल में जितना ये थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये देखें ये भी आगे आगे मूव करता जाएगा। अगर थीटा की वैल्यू यहां पर आ जाती है तो ये बॉडी यहां पर आ जाएगी। सो ये जो है यही बेसिकली एंगुलर पोजीशन ऑफ रिजिड ऑब्जेक्ट, यही एंगल थीटा होगा। सो थीटा ये बराबर हो जाएगा एस ओवर आर के। थीटा इज इक्वल टू एस, ये जो डिस्प्लेसमेंट इसकी हुई, ओवर आर रेडियस के। अब जैसे कोई बॉडी अगर जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन, एक स्ट्रेट बॉडी उसमें मूव कर रही हो, सीधी एक लाइन में मूव कर रही हो, तो ऐसे में हम उसको एक्स से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। जब जो हमारे पास जो है वो सर्कुलर होगा तो वो किसी ना किसी एंगल पे डिपेंड कर रहा होगा, ऐसे में उसका एक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। ओरिजिन से जो एक्स है वो जीरो है, बेसिकली ये डिस्टेंस है, ये वाला कुछ भी नहीं है, ये तो रेडियस उसके साथ है। नेक्स्ट वन देखें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाता है। अब कहते हैं द चेंज इन एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चूजन रेफरेंस। हमारे पास जैसे कि पहले हमने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिए, एक रेफरेंस हमने ले लिया, उसके हिसाब से उसका थीटा कितना चेंज होता जाता है, ये जो है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब आप सपोज करेंगे बॉडी ए पे थी, ठीक है, ये मूव करते 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 जो है ना ये यहां पे इस पोजीशन पर आ गई। इस पोजीशन को मैंने बी कह दिया, ये ए है और ये बी है, ये थीटा है
और ये जो है उसका थीटा, इसको हम जो है वो θ1 कह देते हैं या θi इनिशियल थीटा कह देते हैं, और ये इसको हम θ1 कह देते हैं, और ये जो इस पूरे का है वो θ2 हो जाता है हमारे पास। इनिशियल ये और ये फाइनल हो जाएगा। और ये जो इतना फासला है ये सिर्फ इतना है, ये जो थीटा जो है ये यहाँ तक है फाइनल, ठीक है, ये नीचे से यहाँ तक है, जबकि सिर्फ ये वाला जो है वो डेल्टा थीटा होगा। सो हमारे पास जो डेल्टा थीटा हो जाएगा वो क्या होगा कि फाइनल में से इनिशियल को निकाल देंगे। सो थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, इसमें 1 और 2 भी यूज़ कर सकते हैं। सो हमें अपने इस कन्वेंशनली हम तौर पे इसमें क्या कहते हैं कि जब तो वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन का होगा तो वो पॉजिटिव होगा, और जब वो क्लॉकवाइज रोटेशन में जाता है तो ये नेगेटिव होगा। सो ये जो है वो डेल्टा थीटा हो जाएगा, वो वी एफ डेल्टा एफ माइनस फाइनल को इनिशियल में से। और दूसरी बात याद रखने वाली है कि जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगी ये एंटी क्लॉकवाइज होती है, और जो नेगेटिव होती है ये क्लॉकवाइज होती है। क्लॉक जिस तरफ घूम रही होती है ऐसे ये जो होती है ये ली जाती है ऐसे में नेगेटिव, और ये जो ऊपर यूं घूम रही होगी एंटी क्लॉकवाइज वो पॉजिटिव ली जाती है। अब इसके यूनिट्स की बात आ गई। असल में इसके जो एसआई सिस्टम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो रेडियन में लिया जाता है, ठीक है। दूसरे यूनिट जो है वो डिग्री भी और रेवोल्यूशन भी लिया जाता है। सो यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ में है, तो ऐसे में जो है वो 1 कंप्लीट रोटेशन, एक मुकम्मल चक्कर जो यहां से तक लगेगा वो कितना हो जाएगा 360 डिग्री का। एक सर्कल का एंगल जो है वो 360 डिग्री होता है। अब इससे हमें एक और चीज पता चली, ठीक है, ये तो 360 हो गया। तो नंबर ऑफ डिग्रीज इन 1 रेवोल्यूशन, ठीक है, एक यहां से आ गया ना, एक चक्कर यहां तक आ गया। सो मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ डिग्रीज इन 1 रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन 1 के अंदर कितना होता है 360, और हमने जो है वो रेडियन में अगर रेवोल्यूशन फाइंड आउट करनी होगी, सो इसमें जो नंबर ऑफ रेडियंस, जो नंबर ऑफ रेडियन है 1 रेवोल्यूशन में, एक रेवोल्यूशन में, वो क्या होती है, वो होती है 2 पाई। 2 पाई कैसे, 360 है ना, तो पाई स्टैंड फॉर 180। तो यहां से शुरू हुआ ये यहां तक पाई, और यहां तक आके ये 2 पाई हो जाएगा। सो इस तरीके से जो आपका 2 पाई आया वो किसके इक्वल आया 360 के, मींस 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। और इसका क्या मतलब हो गया, अगर मैंने 1 रेडियन की निकालनी हुई है तो 2 पाई रेडियन की है ना, अगर 1 रेडियन की निकालनी हो तो 1 जो रेडियन है ये बराबर हो जाएगा 360 ओवर 2 पाई। 360 डिवाइडेड बाई 2 पाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 57.3 डिग्रीज। इसका मतलब है कि 1 रेडियन जो है वो 57.3 डिग्रीज के बराबर होता है। अब नेक्स्ट इसमें है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड रूल यूज किया जाता है। राइट हैंड रूल क्या होता है, इसमें क्या है, कहते हैं होल्डिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड विद फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है, जैसे फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल था। हमने जो है वो इस तरीके से इसको डिनोट कर दिया कि हमारा अंगूठा जो है ये और हमारी उंगलियां इस तरफ को मुड़ी हुई होंगी। सो ऐसे में जो हमारा थंब जो है वो शो कर रहा है रोटेशन की डायरेक्शन को। अगर नीचे से ऊपर की तरफ होगा तो ये डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसे में ये इस डायरेक्शन में जो है वो फिंगर्स हमारी होंगी। ये कहलाता है आउट ऑफ द पेपर, और ये पॉजिटिव लिया जाता है।
अगर इसी को उल्टा कर देंगे, हाथ को नीचे की तरफ कर देंगे, तो हमारा थंब नीचे की तरफ आ जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। यूं है तो फिर ये डायरेक्शन यूं हो जाएगी। तो ये जो है वो क्लॉकवाइज आ जाएगी, ये इनटू द पेपर है, और ये नेगेटिव लिया जाता है। नेक्स्ट देखें, एंगुलर वेलोसिटी। अब वेलोसिटी तो आपने पढ़ा था, वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जब एंगुलर आ गया तो फिर ओमेगा आएगा, चूंकि एंगुलर ओमेगा शो कर रहा होता है। सो कहते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा होगा जिस टाइम के साथ, वो उसका एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। अब जो डेल्टा थीटा है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि थोड़ा थोड़ा जितना जितना चेंज हुआ वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा? फिर हमारे पास ये हो जाएगा डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, यानी कि जितना जितना जो पीछे हमने पढ़ा है ना कि जितना चेंज होता जाता है वो उसको क्या कहलाते हैं? डेल्टा थीटा। तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी के जितना चेंज हुआ उसकी डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई जितने टाइम में हुआ। अब इसके यूनिट्स जो है वो एंगुलर वेलोसिटी के एसआई में वो रेडियंस पर सेकेंड या फिर रेवोल्यूशन पर मिनट होते हैं। आरपीएम लिखा जाता है, रेवोल्यूशन पर मिनट। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी सेम एज दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हो जाएगी, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, तो ये पॉजिटिव लिया जाता है। नेक्स्ट है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा एवरेज, ठीक है, यानी एवरेज क्या हो जाएगा? जितना चेंज होगा, ठीक है, डायरेक्शन में, जिसको थीटा कहते थे, डिवाइडेड बाय टाइम। सो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग टाइम इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इसी डायग्राम को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि यहां से लेके यहां तक ये पूरा क्या था? थीटा था, ठीक है, यही चेंज हुआ, और जितना टाइम लगा उसको, ये क्योंकि ये तो थीटा इनिशियल था, ये फाइनल था, ये पूरा मिला के जो है वो थीटा था हमारे पास, तो जितना टाइम लगा। ऐसी सूरत में जो ओमेगा एवरेज है ये बराबर हो जाएगा थीटा ओवर टी, कि कितना उसने डायरेक्शन ऊपर मूव किया डिवाइडेड बाय कितने टाइम में किया। नेक्स्ट वन इज इंस्टेंटेनियस। अब ये बात एक ज़हन में रख लें कि जब भी आपने इंस्टेंटेनियस, चाहे वेलोसिटी है, चाहे एक्सेलरेशन है, चाहे एंगुलर है, कोई भी है, फाइंड आउट करना है, तो हमने उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है। अच्छा, लिमिट इंस्टेंटेनियस किसे कहते हैं? एक ख़ास मौके पे, ठीक है, जब के टाइम इंटरवल को डेल्टा टी बहुत ही छोटा है, ठीक है, इसमें जो टाइम इंटरवल होगा डेल्टा टी, फॉर एग्जांपल जैसा कि ये मूव कर रहा है गोल दायरे में, एक बॉडी मूव कर रही है, तो हमने किसी एक स्पेसिफिक टाइम, बिल्कुल एक छोटे टाइम के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पे ले लेते हैं, वो तो इतना टाइम इंटरवल छोटा हो जाता है कि वो जो है वो डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो हो जाता है। इसलिए जो हमारे पास एंगुलर जो वेलोसिटी थी वो हमने अगर इंस्टेंटेनियस मालूम की तो ये बराबर हो जाएगा, हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी कि चेंज जितना भी उसमें आया वो ज़ीरो के बराबर है, और डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, चेंज जितना भी आया डिवाइडेड बाय जितने टाइम में आया, और डेल्टा टी ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है। नेक्स्ट वन इज एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या था? एक्सेलरेशन की बाय डेफिनेशन क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब चूंकि ये गोल दायरे में घूम रहा है तो इसकी वेलोसिटी कौन सी है? एंगुलर वेलोसिटी। तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, के जिस हिसाब से एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही होगी वही इसका जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसको अल्फा से शो करते हैं। सो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वही जैसे था डेल्टा वी बाय डेल्टा टी होता था, ठीक है ना, एक्सेलरेशन। तो क्योंकि ये सर्कुलर है, एंगुलर है, तो ऐसे सूरत में ये डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी हो जाएगा अल्फा। अब यूनिट्स हैं, ठीक है, सो कहते हैं द एसआई यूनिट ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अदर यूनिट्स जो है वो डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर या फिर रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है, चूंकि एक्सेलरेशन है
एक्सेलरेशन में जो टाइम का है वो स्केयर हो जाता होता है, जैसे कि नॉर्मल लीनियर एक्सेलरेशन होता है तो उसका भी मीटर पर सेकंड स्केयर होता है, ये एंगुलर है तो रेडियन पर सेकंड स्केयर हो जाएगा इसका। अब इसमें क्या कहते हैं कि इट इज टेकन पॉजिटिव व्हेन एंगुलर वेलोसिटी फॉर बॉडी इंक्रीजेस, कि जब वेलोसिटी जो है एंगुलर वो इंक्रीज हो रही होती है, पहले बॉडी आहिस्ता 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 घूम रही थी, तेज 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 आहिस्ता आहिस्ता बहुत तेज होना शुरू हो जाएगी, गोल दायरे में घूमना शुरू कर देगी, तो वो ऐसे में वो पॉजिटिव ली जाती है। ऐसे में जो एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन है उनकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी। दूसरा, इट इज टेकन व्हेन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजेस, कि पहले बहुत तेजी से घूम रहा था तो उसके ऊपर ब्रेक्स वगैरह अप्लाई की गई, रोका गया, आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी थोड़ी डिक्रीज हुई, तो ये एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो एंटी पैरेलल हो जाता है, इसको नेगेटिव लिया जाता है। नेक्स्ट वन इज एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। एवरेज एंगुलर, जब भी एवरेज आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है, एवरेज कहते हैं सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सो जो हमारे पास अल्फा आया था, अल्फा, ठीक है, अगर हमने इसका एवरेज लेना है तो क्या आ जाएगा, अल्फा एवरेज इज इक्वल टू ओमेगा ओवर टी, कि जितना जितना वो चेंज हो रहा है एंगुलर जो है एक्सेलरेशन विद जितने टाइम में हो रहा है, वही जो है वो अल्फा एवरेज कहलाएगा। इंस्टेंटेनियस, अभी इंस्टेंटेनियस का मैंने आपको बताया कि इंस्टेंटेनियस जो है वो किसी खास मौके पे आ जाता है, तो बिल्कुल वही चीज़ जो हमारे पास ऊपर वाली थी कि अल्फा इंस्टेंटेनियस किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। सिर्फ आपने जो है वो लिमिट अप्लाई करके डेल्टा टी जो है ना अप्रोचेस टू जीरो कर देना होता है। नेक्स्ट देखें, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर काइनेमेटिक क्वांटिटीज, के जो एक लीनियर है और जो एंगुलर है काइनेमेटिक क्वांटिटीज, उनके दरमियान में रिलेशन। अब जो रिलेशन है बिटवीन लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब मैं सपोज करें आप कि एक ऐसा पार्टिकल है, ठीक है, जिसका सेंटर ओ के साथ वो रोटेट कर रहा है, यानी गोल दायरे में घूम रहा है, सर्कुलेट कर रहा है। अब वो जो है वो मूव कर रहा है पॉइंट ए टू बी की तरफ, ठीक है, ए से बी की तरफ वो मूव कर रहा है, और एक आगे इस पॉइंट सी भी है। अब जो एंगल मैं कहता हूँ एंगल, इसमें मेजरमेंट एंगल ए ओ और हमारे पास जो सी है, ए ओ और सी, ये सारा ये किसके बराबर है, ए ओ सी, ये 1 रेडियन है, ठीक है, ये 1 रेडियन के इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स को जो है वो कंपेयर करते हैं, तो जो सिमिलरिटीज एंड कॉन्ग्रुएंसी के मुताबिक हम उनकी साइड्स को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, उनकी रेशो, मतलब आर्क ए बी ओवर आर्क ए सी, ठीक है, ये आर्क होती है, आर्क ए बी ओवर आर्क ए सी, दो ट्राइंगल तो मैंने पूरी पूरी ले ली ना, इस हिसाब से उनके सेंट्रल एंगल जो हो जाएगा एंगल ए ओ बी ओवर एंगल ए ओ सी, ये दोनों ले लिए। अब जो आर्क ए बी है, ये बेसिकली जो ए से बी तक वो हमने पीछे पढ़ा, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। सो यहाँ पे हम क्या कर लगा देंगे, ये एस है, ये लिखा भी हुआ है मैंने डायग्राम में छोटा, ये एस बन जाता है इसका, ओवर जो हमारी ये टोटल पूरी है वो 1 रेडियन है, तो मतलब कि आर के इक्वल है, और ये थीटा है, और ये एंगल जो है वो किसके इक्वल है, 1 रेडियन के इक्वल है। सो अगर हमने यहाँ से देखना है तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। तो लिहाजा ये जितना भी डिस्टेंस होगा ये थीटा पे डिपेंड कर रहा होगा, थीटा की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, जो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी है उसके दरमियान में अब हम रिलेशन शो करेंगे। हम टाइम अप्रोचेस टू जीरो, जिसके लिए हम इसके बाद दोनों लिमिट के हिसाब से लेते हैं। सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास, ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, ये हमारे पास आ गया लीनियर का, ठीक है, और जब हम इसको एंगुलर या सर्कुलर का लेंगे तो लिमिट
डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 हो गया, और ये हो जाएगा डेल्टा और आर थीटा, चूंकि एस क्या था हमारे पास आर थीटा था, ओवर डेल्टा टी। अब बेसिकली कोई चेंज आया ही नहीं रेडियस में, चूंकि इसका भी यहाँ पे रेडियस तो हर तरफ बराबर होता है, ठीक है, रेडियस तो सब में सेम होता है, इसलिए टाइम के हिसाब से, तो इसलिए हम क्या करेंगे फिर अब कि लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी जो यहाँ पे था इज इक्वल टू आर इंटू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, डेल्टा हमारे पास आ जाएगा थीटा ओवर डेल्टा टी। इस आर को बाहर निकाल के लिख लिया हमने बस। अब अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो एंगुलर और लीनियर वेलोसिटीज के हिसाब से, ठीक है, तो बाय डेफिनेशन वो क्या था कि जो लीनियर होती थी v वो किसके बराबर होता था, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 और डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी, ये तो v के बराबर आ गया, और जो ओमेगा था वो किसके इक्वल आ जाता है, वो आ जाता है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। अब ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब है कि जो v है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर ओमेगा के, क्योंकि आर ये आ गया, बाकी ये सारी वैल्यू किसके बराबर आ गई, ओमेगा के, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो गया हमारे पास। नेक्स्ट देखें, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर और एंगुलर रिलेशन जो एक्सेलरेशन है उसमें रिलेशन, इन एंगुलर मोशन द लीनियर एक्सेलरेशन हैज टू कंपोनेंट्स, ठीक है, जो एंगुलर होगा उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक टेंजेंटल होते हैं और दूसरा रेडियल कंपोनेंट्स होते हैं, वो डायग्राम से मैं भी आपको बताता हूँ। सपोज करें कि ये एक सर्कुलर बॉडी मूव कर रही है, सो इसमें दो किस्म के जो है ना वो एक्ट कर रही होंगी। एक तो वो है जो कि इसको अंदर की तरफ खींच रही है, जो ओ पॉइंट रेडियस की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ए आर रेडियल कंपोनेंट होंगे, और उसके साथ साथ एक ऐसे भी होंगे जो कि बाहर की तरफ इसको ऐसे सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, ठीक है, वो आगे आ जाएगा, ए टेंजेंटल हो जाएंगे। ये टेंजेंट किसे कहते हैं कि कोई सर्कल है और बाहर से कोई एक पॉइंट से उसको टच करे तो ये टेंजेंटल होते हैं, जिस वजह से इसको भी टेंजेंटल कहते हैं। अगर हम इसको यू इंक्रीज कर दें तो दो जो है ना इसके ऊपर एक्ट कर रही है, चाहे बॉडी उसमें मूव कर रही है, यहाँ छोटा सर्कल है, बड़ा सर्कल है, कोई भी बॉडी जो है वो जो सर्कुलेट कर रही है, रोटेट कर रही है, तो वो ये उसके ऊपर एक तो रेडियल और दूसरे टेंजेंटल दोनों जो है ना वो एक्ट कर रहे हैं। सो वेक्टर फॉर्म में मैं कह देता हूं, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, ए जो है वो आ जाएगा ए रेडियल प्लस ए टेंजेंटल, और मैग्नीट्यूड अगर हमने फाइंड आउट करनी है इसकी, तो मैग्नीट्यूड ये हमारे पास आ जाती है, ये ए इज इक्वल टू ए रेडियल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंटल का स्क्वायर इन अंडर रूट, एक रेडियल के लिए और एक जो है वो आपके वेक्टर फॉर्म में जो किए हैं हमने टेंजेंटल फॉर्म में। नेक्स्ट वन, टेंजेंटल कंपोनेंट्स। टेंजेंटल कंपोनेंट्स किसे कहते हैं कि ऐसे कंपोनेंट जो कि एंगल एक्सेलरेशन जिसमें लीनियर या इंस्टेंटेनियस के बिल्कुल पैरेलल हो जाता है, ठीक है ना, वो मैंने आपको बता दिया कि जिधर मूव कर रहा है उसके बिल्कुल पैरेलल वो मूव करते रहेंगे एक ही पॉइंट पे। सो ये जो होते हैं वो टेंजेंटल कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ये सेम जो है ना वो बिल्कुल आ जाएंगे जैसे पीछे आपने पिछला टॉपिक में भी पढ़ा, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी, सेम वैसे ही लिमिट अप्लाई करके बिल्कुल वैसे ही आपने ये भी करना है। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। आज हमने 4.1 टॉपिक अपना कंप्लीट ख़त्म कर लिया है। इंशाल्लाह कल जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में 4.2 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जो टॉपिक है इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।